होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो देखो, जो BFUHS के क्वेश्चन होते हैं आप सबको पता है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डालता है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन डालता है। तो जैसे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वैसे ही आएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को समझा करो, बिना स्किप किए देखा करो, ताकि मैं क्वेश्चंस को, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के बच्चा घबरा जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि आप जब प्रॉपरली क्वेश्चन समझते हो तो ईजिली कर पाते हो। सारा मैटर ही क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप जो MCQ है फटाफट जो उसके ऑप्शंस है उसको सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। दूसरा, ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF मेरे से लेने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी। आप मेरे से ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF बाय कर सकते हैं फॉर ओनली 199 रुपीज़। और अभी तक जिस बच्चे की कोई जॉब पे है, तैयारी नहीं हुई है अच्छी तरह से, तो वो मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स भी साथ में ले सकता है, वो कि ओनली 99 रुपीज़ में आपको गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे। बट अगर आप दोनों चीज़ें साथ में लोगे तो आपको ऑफर मिलेगा, दैट इज़ 245 रुपीज़ का। 245 रुपीज़ में आप दोनों चीज़ें मेरे से ले सकते हो, अलग अलग आपको 199 एंड 99 में मिलेंगी। सो अगर जिसको चाहिए वो मैं कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरे को सेंड मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को उसका नहीं पता चल रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब MCQ करके ही फ़ायदा है, गोल्डन पॉइंटर्स को रोज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वो ही करके, क्योंकि उसमें 200+ गोल्डन पॉइंट्स है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स आइडेंटिफाइज द नर्सिंग डायग्नोज ऑफ ड्रेसिंग और ग्रूमिंग सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू apathy as evident by the inability to shower and dress herself for a female client diagnosed with schizophrenia। So देखो, एक नर्स है आइडेंटिफाई करती है एक नर्सिंग डायग्नोज जिसमें एक पेशेंट जो है सेल्फ केयर डेफिशिएंट है रिलेटेड टू apathy। apathy मतलब वो बिल्कुल ही सबसे अलग रहता है, चुप रहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हम सोशलाइज्ड नहीं है पर्सन। और उसने ये एविडेंस कैसे किया कि वो अपने आप शावर नहीं ले रहा है, ड्रेस अपने आप चेंज नहीं कर रहा है, और कौन सी क्लाइंट है वो स्कीजोफ्रेनिया की। सबसे पहली बात, स्कीजोफ्रेनिया का नेगेटिव साइन क्या, नेगेटिव साइन हुआ ना एपैथी। जो डिप्रेशन वाले स्कीजोफ्रेनिया के साइन होते हैं उनको बोलते हैं हम नेगेटिव साइन। तो स्कीजोफ्रेनिया का टॉपिक आप कर लेना, मैंने अच्छे से कराया, बहुत क्वेश्चन आते हैं BFHS से। व्हेन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू अचीव द एंड ऑफ द 4 days। तो जब वो इस पेशेंट की केयर प्लान कर रही है तो ऐसा कौन सा आउटकम है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि 4 दिन बाद वो ठीक होगा, ठीक है। उसने डायग्नोज क्या बनाया था, सेल्फ डेफिशिएंट रिलेटेड टू apathy, और उसने उस चीज़ को एविडेंस कैसे किया, उसे मतलब पता कैसे चला कि ये सेल्फ केयर डेफिशिएंट है, क्योंकि वो पर्सन शावर एंड ड्रेस अप अपना खुद नहीं कर रहा था। तो हमारे पास ऑप्शन है, verbalize the need to shower and dress herself, recognize the need to shower and dress herself, explain reason for showering and dressing herself, perform showering and dressing for herself। तो कौन सा ऐसी चीज़ है, आउटकम है जो कि नर्स 4 दिन बाद करके समझ को पता चल जाएगा कि ये मैं अचीव कर चुकी हूँ। अगर पेशेंट सेल्फ केयर डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो क्या परफॉर्म खुद करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो शावरिंग एंड ड्रेसिंग खुद ब खुद कर रहा है, परफॉर्म शावरिंग एंड ड्रेसिंग फॉर हरसेल्फ खुद कर रहा है, पहले वो इनएबिलिटी में था ना, अब खुद करेगा, इट मीन्स कि जो है अचीव कर लिया है उसने 4 दिन के बाद वो आउटकम। हम जब भी कोई नर्सिंग प्लान बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम करते हैं ना पहले इंटरवेंशन प्लानिंग, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि हम आउटपुट पे निकले कि नहीं निकले। उस आउटपुट पे जाके तो उसे क्या एक्सपेक्ट करना था कि वो जो पेशेंट है, जो इनएबिलिटी थी उसकी केयर करने की, अब वो परफॉर्म कर रही है शावरिंग एंड ड्रेसिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन को समझ के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द nurse hands the medication cup to a client who is psychotic and exhibiting concrete thinking and tells the client to take his medication. The client takes the cup, hold it in hand and stares at it. Which of the following should the nurse do next? तो एक नर्स है, क्लाइंट को मेडिकेशन देती है, मेडिकेशन का कप दे देती है उसको, और उसको जो क्लाइंट है वो साइकोटिक है और कंक्रीट थिंकिंग वाला है। कंक्रीट मतलब सस्पिशियस। और वो क्लाइंट क्या करता है, मेडिसिन लेता है, कप को अपने हाथ में पकड़ता है और उसके बाद उस कप पे स्टेयर करता है। ऑब्वियसली अगर वो सस्पिशियस होगा, अगर वो शक कर रहा होगा तो वो देखेगा ना इस कप में क्या है। तो इसमें नर्स क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा BFHS में। सो देखो, टेल द क्लाइंट टू पुट द मेडिसिन इज माउथ
and swallow it with some water. Instruct the client to sit in the day room and wait for the nurse to assist him. Ask another staff members to stay with the client until he takes the medication. Say nothing and wait for the client to put the medication in his mouth and swallow. सो देखो, सबसे पहली बात तो पेशेंट क्या है, साइकोटिक है और नर्स ही उसको मेडिकेशन कप जो है वो दे रही है. तो अगर वो देख रहा है, उसको सोच रहा है, कुछ अपने हाथ में पकड़ के उसको देख रहा है, तो तुमने कुछ नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऐसे पेशेंट को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो. जितना घुमा फिरा के नर्स ऐसे पेशेंट को, सस्पिशियस पेशेंट को, शक्की पेशेंट को आंसर करेगी, उतना ही पेशेंट और ज़्यादा शक करेगा. सिंपली उसको बोलेंगे टेल द क्लाइंट टू पुट द मेडिसिन इन हिज माउथ एंड स्वेलो इट विद सम वाटर. इससे क्या होगा, पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं होगा. ये तो मेरे को डायरेक्टली दे रही है, ऑब्वियसली वो साइकोटिक पेशेंट है ना, ठीक है. अगर तुम उसे इंस्ट्रक्शंस देने लग जाओगे तो बोलेगा पता नहीं इतनी इंस्ट्रक्शंस क्या क्यों दे रहे हैं, मे बी ये कुछ करना चाह रहे हो. अगर तुम कहोगे अनदर स्टाफ मेंबर को, तो अभी तो तुम मेडिसिन दे के गए हो, अगले स्टाफ मेंबर को भेज रहे हो, उसको उससे भी शक हो सकता है, ठीक है. और से नथिंग, वेट फॉर द क्लाइंट. अगर तुम कुछ नहीं कहोगे ना और उसके हाथ में दे दोगे तो वो नहीं खाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो सस्पिशियस पेशेंट है. सो हम उसको कहेंगे कि अब तू इस मेडिसिन को अपने मुंह में डाल और कुछ वाटर से स्वेलो कर ले, ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चंस लेने के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आपको भी पता है. नेक्स्ट है, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12. तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन तुम क्लाइंट को दोगे जिसको विटामिन B12 की कमी है और उसे किस चीज़ से विटामिन B12 मिलेगा. होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल, मीट्स एंड डायरी प्रोडक्ट, ब्रोकली एंड ब्रूसली स्प्राउट्स. सो अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर पता है, सो वेरी गुड, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है BFHS में. दैट इज मीट एंड डायरी प्रोडक्ट्स में क्या देखने को मिलता है हमें, B12. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमें आयरन एंड फॉलिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है. और जो हमारा ब्रोकली एंड ब्रूसली स्प्राउट्स है, इसमें विटामिन C देखने को बहुत ज़्यादा, स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, देखने को मिलता है. होल ग्रेन्स में हमें विटामिन A देखने को मिलता है. तो याद रखना, मैंने सबका बता दिया है. अगर यहाँ पे विटामिन A लिखा होता, C लिखा होता या फिर कुछ और लिखा होता तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. और अगर कोई क्वेश्चन आपको नया लगता है तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, एक नोटबुक लो, उस पर लिख लिया करो, ताकि जब पेपर हो तो उसके हफ्ते पहले ही तुम उस नोटबुक को रोज़ रीड आउट करना स्टार्ट कर दो. नेक्स्ट है, क्लाइंट इज टू रिसीव इप्टॉइन इंजेक्शन व्हेन लेबोरेटरी वैल्यू शुड द नर्स असेस बिफोर गिविंग द इंजेक्शन. सो देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन समझा देती हूँ हिंदी में. तो एक क्लाइंट है, उसको इप्टॉइन इंजेक्शन मिल रहा है, तो कौन सी ऐसी लेबोरेटरी की असेसमेंट है जो नर्स चेक करेगी. इप्टॉइन इंजेक्शन क्या होता है, एक DNA की फॉर्म होती है, एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं ना. किसी के हेमोक्रिट लेवल जो है वो कम होता है तो उसको हम इप्टॉइन इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका हेमोक्रिट लेवल जो है नॉर्मल आ जाए, ठीक है. सो ऑप्शन तो आपको पता चल ही गए थे कि इनमें से जो ऑप्शन सही है दैट इज़ इप्टॉइन दे रहे हैं, तो हम क्या असेस करेंगे, हेमोक्रिट लेवल. अगर यहाँ पे आ जाता कि कौन सा वाइटल साइन चेक करेंगे, तो ऑलवेज याद रखना, जब हेमोक्रिट लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तो वो कौन सी चीज़ पे असर डालता है, BP पे. हेमोक्रिट क्या है, द अमाउंट ऑफ RBCs इन द ब्लड, ठीक है. अगर किसी का ये कम होता है तो हम उसको इप्टॉइन इंजेक्शन देते हैं. इप्टॉइन इंजेक्शन का भी क्वेश्चन आपने, मेरे को लगता है, आई थिंक आपने देखा है, जिन्होंने प्रीवियस पेपर दे रखे हैं BFHS के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इप्टॉइन इंजेक्शन का, ठीक है. सो याद रखना किसके लिए होता है, हेमोक्रिट लेवल को मेंटेन करने के लिए. इथ्रोपोइटिन होता है, फॉर्मेशन करता है RBCs की, इंक्रीज करता है फॉर्मेशन. ऑब्वियसली अगर इंक्रीज होगी RBCs की फॉर्मेशन तो वो ब्लड प्रेशर पे फ़र्क डालती हैं. यहाँ पे लिखा होता है वाइटल साइन कौन सा चेक करेंगे, तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. और अगर हमने लेबोरेटरी वैल्यू देखनी है दैट इज़ हेमोक्रिट की लेवल. पार्शियो PTT किसको देखते हैं, आई नो आपको पता है, दैट इज़ हेपरिन. और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन तो HB में देखते हैं हम. उसके बाद हम प्रोथ्रोम्बिन PT किस में देखते हैं, वारफरिन में. PT किस में देखते हैं, वारफरिन में. PTT किस में देखते हैं हम, हेपरिन में. नेक्स्ट पे चलते हैं. Which of the following would be an expected outcome for an client recovering from an upper respiratory tract infection? The client will. तो इसमें से कौन सी ऐसी आउटकम देखने को मिलेगी उस क्लाइंट में जो कि रिकवर कर रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. ध्यान से देखना, कौन सा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. दो तरह के होते हैं, लोअर और अपर, ठीक है. इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपकी थ्योरी नहीं पूरी तो आप मेरे से गोल्डन पॉइंट्स ले लीजिए. दैट इज़ फॉर जस्ट 99 रुपीज़. उससे क्या होगा
कि आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि BFHS के इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको पढ़िए, 200+ पॉइंट्स हैं वो, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो कौन सी एक्सपेक्टेड आउटकम देखी जाएगी रिकवरी पीरियड में? जो पेशेंट है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, मेंटेन अ फ्लूइड इनटेक ऑफ 800 ml एवरी 24 hours, experience chills only once a day, cough productively with chest discomfort, experience less nasal obstruction in discharge। ऑब्वियसली अब वो किस पीरियड में है? रिकवरी पीरियड में। ध्यान से देखोगे तो क्लाइंट रिकवर कर रहा है, तो उसको जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज कम मिलेगा। जब भी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, जो हमारा ब्रोंकिटाइटिस हो जाता है, हमारे जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई है सॉरी, उसमें क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है, म्यूकस प्लग्ड इन हो जाता है, नेज़ल सिक्रीशंस बहुत आती हैं, स्नीजिंग होती है, कफ होती है। तो जब हमारी वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगी और जो हमारा डिस्चार्ज है वो भी कम हो जाएगा, इट मीन्स वो रिकवर कर रहा है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्टिवली कफ आ रही है उसको, ठीक है, अगर उसको कफ अभी भी आ रही है, इट मीन्स जो इन्फेक्शन है वो अभी भी अंदर है, इन्फ्लामेशन अभी भी है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। चाहे उसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं होता, वो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हमारे ब्रोंकाई का ऊपर वाला एरिया है उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट उसकी लेट स्टेज में देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस चिल्स ओनली वंस अ डे, अगर उसे चिल एक बार भी आ रही है ना, इट मीन्स कि उसको अभी भी इन्फेक्शन है, क्योंकि अंदर फीवर होगा, फीवर से टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा और उसको चिल्स होंगे। फ्लूइड मेंटेन कर रहा है 800 ml, नो, ऐसे पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा दिया जाता है 1 लीटर to 1.5 लीटर, ताकि जो उसका अंदर म्यूकस है वो और ल्यूकिफाई हो सके और बाहर निकल पाए। क्योंकि अगर जो म्यूकस है अंदर क्लॉग्ड है, वो पता नहीं काफ़ी टाइम से क्लॉग्ड होगा, ठीक है, तो ड्राई हो जाता है, उसको लिक्विफाई करने के लिए ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन व्हेन डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग रिफाम्पिसिन आइसोसिनामाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो नर्स देगी पेशेंट को उसके टीचिंग प्लान में, कि जो पेशेंट रिफाम्पिसिन एंड आइसोसिनामाइड ले रहा है किसकी ट्रीटमेंट के लिए? ट्यूबरक्लोसिस की। तो क्या कहेगी? टेकिंग द मेडिसिन विद एंटासिड, डबल द डोज इफ द ड्रग डोज इज मिस, इंक्रीज इन टेक ऑफ डायरी प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेड एल्कोहल इनटेक। सो देखो, ऑब्वियसली अगर आपको, मैंने बहुत बार पहले भी ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, टीबी ड्रग के आते हैं बहुत ज़्यादा BFH में, राइप्सेस, रिफैम्पिसिन, नाइट्रोजिनामाइड, पैराजिनामाइड, इथम्बेटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली 3 ड्रग्स है ना, ये कौन सी होती है? ये होती है हमारी हिपैटोटॉक्सिक। कौन सी होती है? हिपैटोटॉक्सिक। हिपैटोटॉक्सिक मतलब हिपैटिक, लीवर टॉक्सिसिटी करती हैं, ठीक है। और जो हमारी दूसरी 2 ड्रग्स हैं, दैट इज E and S, दैट इज ये होती है हमारी न्यूरोटॉक्सिक, मतलब कि हमारी क्रेनियल नर्व्स को डैमेज करती हैं। अगर आपने ध्यान से इन ड्रग्स को पढ़ा है तो आप समझ जाओगे। ऊपर वाली 3 होती हैं हमारी जो कि लीवर हिपैटोटॉक्सिक, और नीचे वाली न्यूरोटॉक्सिक। तो ऑब्वियसली अगर वो हिपैटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है, ऑब्वियसली क्या ले रहा है? रिफैम्पिसिन एंड आइसोसिनामाइड, तो हम उसे कहेंगे कि अल्कोहल इंटेक नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी हिपैटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है, ऊपर से अल्कोहल पी लेगा, उसका तो विग्रस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होती इथम्बेटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो हम यहाँ पे अगर लिखा होता कुछ और ऑप्शन, तो हम न्यूरो वाले ऑप्शन को टिक करते कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करनी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रहना है, बिकॉज वो क्या करती है? न्यूरोटॉक्सिक। एक होती है ऑटोटॉक्सिक, एक होती है ऑकुलर टॉक्सिक, ठीक है, आई को इफेक्ट करती है, एक करती है ईयर को, ठीक है। तो इस पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। कभी भी हम पेशेंट को कहेंगे नहीं, उसके साथ कोई भी ड्रग नहीं ली जाती रिफैम्पिसिन के साथ। अगर उसको एंटासिड लेना है तो वो खाने से 1 घंटे, वो रिफैम्पिसिन या फिर आइसोसिनामाइड खाने से 1 घंटे पहले लेगा एंटासिड, या फिर 2 घंटे बाद लेगा। डबल द डोज, नो, कभी भी डबल डोज करने के लिए पेशेंट को नहीं करते, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी जो है जल्दी हो जाती है, ठीक है। और कभी भी हम उस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डायरी प्रोडक्ट्स जिसमें B12 और जिसमें थायमिन डाइट्स हों, वो हम उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज वो लीवर पे क्या डालती हैं? ज़्यादा वर्कलोड डालती हैं। सो ऑलरेडी हिपैटोटॉक्सिक है, तो हम ये चीज़ें लेने को उसको मना करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कलर फाइंड विच ऑफ बीन डायग्नोज्ड विद अ पेप्टिक अल्सर, यहाँ पे क्लाइंट आएगा, क्लाइंट फाइंड हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद, नर्स फाइंड, यहाँ पे नर्स आएगा, सॉरी, नर्स फाइंड अ क्लाइंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद पेप्टिक अल्सर सराउंडेड बाय पेपर्स विद हिज ब्रीफ केस एंड आर्गुइंग ऑन द टेलीफोन with the co-worker. The nurse response to observing this action should be based on knowledge that. So देखो एक क्लाइंट, नर्स क्या देखती है, क्लाइंट होता है, डायग्नोज हुआ है उसको अभी अभी पेप्टिक अल्सर थे, ठीक है। वो क्लाइंट को जब वो देख रही है तो वो क्लाइंट के आसपास बहुत सारे पेपर रखे होते हैं, उसका ब्रीफ केस रखा होता है, उसका बैग, और वो किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा होता है टेलीफोन पे अपने कोवर्कर के साथ, ठीक है। तो नर्स इन सब चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके क्या एक्शन करेगी? First, her involvement with his job will keep the client from becoming bored. A relaxed environment will promote ulcer healing. Not keeping up with his job will increase the client's stress. Setting limits on the client behavior important. Nursing responsibility. So देखो आपने अगर ये पेप्टिक अल्सर का पढ़ा है, तो सबसे बड़ा इसका जो कॉज होता है, जो भी ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। मोस्टली ये जो अल्सर्स होते हैं स्ट्रेस की वजह से होते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस में रह रहा है तो उसको ये हो जाते हैं, दैट इज पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर पेशेंट को डायग्नोज हो चुका है उससे पेप्टिक अल्सर है, और वो नर्स देख रही है कि ऑब्जर्व कर रही है कि वो ऑलरेडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा है, इट मीन्स उसकी जो सिचुएशन है और स्ट्रेस ले रहा है और ख़राब हो सकती है। सो हम उसको कहेंगे कि रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट जो तुम्हारा है वो प्रमोट करेगा अल्सर हीलिंग। तो नर्स को समझ आएगा कि इसको मुझे रिलैक्स कराना पड़ेगा भाई अगर अल्सर हीलिंग करनी है, ठीक है। अल्सर तभी होगा अगर तुम स्ट्रेस फ्री होगे, तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। अगर वो इन्वॉल्व होगा इस जॉब से तो द क्लाइंट्स फॉर बीइंग बोरिंग, नो। अगर वो जॉब में ऑलरेडी हमें दिख रहा है उसकी सिचुएशन से कि वो अपने को वर्कर से लड़ाई कर रहा है, और अगर वो जॉब पे चले गया इट मीन्स वहाँ पे फिर जाके स्ट्रेस लेगा और ख़राब हो सकता है। नॉट कीपिंग अप विद हिज जॉब विल इंक्रीज, नो। अगर बिना जॉब, क्योंकि उसकी लड़ाई ही को वर्कर से हो रही है, इट मीन्स जॉब से ही रिलेटेड हो रही है, तो अगर वो इसके जॉब से हटेगा तभी उसका स्ट्रेस रिलीज होगा, तो ये भी गलत हो गया। सेटिंग लिमिट्स ऑन द क्लाइंट बिहेवियर इंपॉर्टेंट नर्सिंग, अगर तुम उसकी लिमिट्स सेट कर दोगे ना तो क्या होगा, उसको और एजिटेशन होगी, वो अंदर क्या करेगा उसको पता नहीं चलेगा। तुम लिमिट सेट करते रहोगे, उसको नॉलेज नहीं दोगे कि क्यों हम तुम्हें ऐसे मना कर रहे हैं, सो वो और इरिटेटेड बिहेवियर शो करेगा। तो हम उसको कहेंगे कि रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट ही तुम्हारी अल्सर की हीलिंग प्रमोट कर सकता है। नेक्स्ट है, आफ्टर गैस्ट्रिक कैंसर क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू अंडरगो रेडिएशन थेरेपी। इट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स आएगा टू इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट टीचिंग प्लान। तो कौन सा ऐसा टीचिंग प्लान तुम उस क्लाइंट को दोगे जिसकी अभी अभी गैस्ट्रिक कैंसर की सर्जरी हुई है और वो रेडिएशन थेरेपी के लिए स्केड्यूल्ड है, अभी जाने से पहले उसको क्या दोगे तुम? सो न्यूट्रिशनल इंटेक, मैनेजमेंट ऑफ एलोफेजिया, एक्सरसाइज इन एक्टिविटी इंटॉलरेंस, असिस्ट टू कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ऐसे पेशेंट को हम ऑलवेज कहते हैं क्योंकि गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन मैंने तुम्हें इसकी बता चुकी है, BFUH का फेवरेट है डंपिंग सिंड्रोम, जो कि गैस्ट्रिक, जब हम किसी की टोटल गैस्ट्रैक्टमी कर देते हैं तो डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर की जो सर्जरी के बाद ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जिससे उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न जो होता है वो प्रायोरिटी में आता है। सो हम उसको उसके टीचिंग प्लान में न्यूट्रिशनल इनटेक के बारे में समझाएंगे कि कैसे करना है। एलोफेजिया रेडिएशन थेरेपी में नहीं देखा जाता, ठीक है। कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स होती हैं वो एलोफेजिया क्रिएट करती है। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस एंड असिस्टेंस टू कम्युनिटी रिसोर्सेज भी है, इसमें हम ये भी टीचिंग प्लान में ऐड करेंगे, बट जो हमारा प्रायोरिटी होगा दैट इज़ न्यूट्रिशनल इनटेक, बिकॉज कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं, क्योंकि हमने जो फूड का मेन ऑर्गन है जहाँ पे डाइजेशन हो रही है, स्टमक, वो ही उसकी सर्जरी की है। इट मीन्स उसका जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो, अगर तुम कॉमनली भी कॉमन सेंस से भी सोच के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो बेचारा जिसमें जा रहा है खाना सब लोगों का, उसका वही ऑल्टर हो गया है, तो ऑब्वियसली उसका न्यूट्रिशन इफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें होगा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने सर्जरी किया है तो उसका हमें एयरवे देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी को कनेक्ट करो डिसीज कंडीशन से, ठीक है। ऐसे ही
आपको क्वेश्चंस BFHS में देखने को मिलेंगे। तो आप में से PDF ऐसे ही क्वेश्चंस का ले सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर विद रैशनल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी ले लेना आप मेरे से, उसमें भी आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो आप मेरी वीडियोज़ भी देखते रहिए, वो आप ले सकते हैं 199 में ओनली। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट हु हैज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस से टू द नर्स, आई कांट टेक दिस एनी मोर, आई एम कॉन्स्टेंटली इन पेन। सो क्या कह रहा है कि आई कांट टेक दिस एनी मोर, आई एम कॉन्स्टेंटली इन पेन एंड आई कैनॉट लीव माई होम बिकॉज आई नीड टू स्टे बाय द टॉयलेट, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस। Based on this comment, inappropriate nursing diagnosis for this client would be, so एक client है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, वो नर्स को बोलता है कि मैं इसको और नहीं झेल सकता, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकता बिकॉज मुझे टॉयलेट के पास ही रहना पड़ता है। सो मैं इसके साथ और डील नहीं कर सकता। इस कमेंट से रिलेट करके नर्स कौन सा डायग्नोज बनाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी देख रहा है, तो क्या बनाएगी? इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू फिटीग, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू पेन, सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू क्रॉनिक फिटीग, इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन। सो देखो, सबसे बड़ी बात तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसका याद रखना, एक तो मेन साइन होता है ब्लडी स्टूल्स आते हैं, टैटरी स्टूल्स देखने को मिलते हैं, टैटरी स्टूल्स, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके कमेंट में जो वो हमें बता रहा है उसमें उसका पेन का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहा है कि उसको कांस्टेंट पेन हो रहा है, ठीक है, वो उससे डील नहीं कर पा रहा, वो नहीं ले सकता। इट मीन्स वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? इन इफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू एब्डोमिनल पेन। सो देखो, ये जो होगा डायग्नोज प्रॉपरली अप्रोप्रिएट होगा इसके लिए। सोशल आइसोलेशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि मेरे को टॉयलेट के पास रहना है। देखो लिखा हुआ है ना उसने, आई कांट लीव माई होम। सो सोशल आइसोलेशन तो हो ही नहीं सकता। डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू पेन, उसका कोई थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं है, वो कौन से पागलों वाली बातें कर रहा है, या फिर कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियस्ड है, वो कॉन्शियसनेस लॉस हो चुकी है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, नो, क्योंकि वो कह रहा है मैं बाहर नहीं जा सकता। इट मीन्स कि वो घूम तो फिर रहा है, वो चल तो पा रहा है, टॉयलेट जाना आना है, तो फिजिकल मोबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, उसका कॉपिंग नहीं हो रही उससे, ठीक है। वो एजिटेटेड है, इरिटेटेड है पेन से, इसीलिए। सो जो बेस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोज रहेगा दैट इज इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू, अब देखो मोस्टली बच्चों ने पता क्या इस पे सोचा होगा, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस या फिर फर्स्ट एंड सेकंड, बट उनका फोर्थ पे ध्यान नहीं गया होगा। अगर आपका फोर्थ पे ध्यान गया तो इट्स वेल एंड गुड, बट क्वेश्चंस को समझना होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन एक और, द नर्स इज डेवलपिंग अ प्लान ऑफ अ केयर फॉर अ क्लाइंट विद कॉन्स डिसीज विच इज रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो एक पेशेंट है जिसको कौन सी डिसीज कंडीशन है, कॉन्स डिसीज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉन्स डिसीज कंडीशन है जो कि टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो कि नर्स अप्लाई करेगी, हमें सबको टिक करना है जो जो करती है। सो पहली बात तो कॉन्स डिसीज़ क्या होती है? ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ है जो कि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को क्या करती है? इरिटेट करती है, इन्फ्लेम्ड करती है वहाँ पे, ठीक है। और ये सबसे बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकती है। और इसका जो मेडिकल डायग्नोज है कॉन डिसीज़ का, इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, एनीमिया, फटीग, ऑब्वियसली अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग ही ख़राब कर रही है तो जो उसका न्यूट्रिशन है ख़राब होगा, वेट लॉस हो जाएगा, पेन होगी, फटीग होगा, ठीक है। सो इसका जो कौन सी इंटरवेंशंस हम अप्लाई करेंगे, मॉनिटरिंग वाइटल साइंस वंस टू शिफ्ट, वेइंग द क्लाइंट डेली, चेंजिंग द सेंट्रल वीनस लाइन ड्रेसिंग डेली, मॉनिटरिंग द आईवी इन्फ्यूजन रेट आरली, टैपिंग ऑल द आईवी ट्यूब कनेक्ट सिक्योरली। सो देखो इसका जो राइट ऑप्शन, जो इनमें से ऑप्शंस ठीक होंगे, सबसे पहले तो हमने क्लाइंट का वेट जो है डेली चेक करना होता है, दैट इज़ 2। उसके बाद हमने आरली उसकी आईवी इन्फ्यूजन रेट चेक करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो क्या ले रहा है? TPN, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में हाइपोग्लिसीमिया होने के फटाफट कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं, इसलिए हमें उसका रेट चेक करना है, कहीं वो रुक तो नहीं गया, कहीं वो तेज़ तो नहीं चल रही है, ठीक है। टैपिंग ऑन आईवी ट्यूब कनेक्शन सिक्योरली, और हमने एक बार जो आईवी ट्यूबिंग है उसके कनेक्शन पे टैप करना है ताकि वो सिक्योरली प्रॉपरली फिटेड रहे। मॉनिटरिंग वाइटल साइन वंस इन अ शिफ्ट, नो, एवरी 4 आवर्ली हम इस पेशेंट के वाइटल साइन चेक करते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज TPN वाले पेशेंट पे।
सेंट्रल वीनस लाइन अगर पड़ी है किसी के तो हम उसे डेली ड्रेसिंग नहीं करते, उसकी वीक में 1 या फिर 2 बार ही ड्रेसिंग करते हैं। वो भी तब करते हैं अगर उसकी जो ड्रेसिंग है वो स्पॉइल हो जाए और वहाँ पे या फिर तुम्हें उसकी जो अंदर ग्लू होता है वो कम हो जाए, वो निकल जाए, ठीक है, खुद ब खुद। तो इसका जो राइट होगा दैट इज़ 2, 4 एंड 5, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन कराऊंगी पर उसका जो आंसर है वो आप मुझे खुद बताओगे। क्लाइंट हैज़ रिटर्न टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट आफ्टर हैविंग सर्जरी टू क्रिएट अ अलोस्टमी विच गोल हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एट दिस टाइम। तो एक क्लाइंट आया है मेडिकल सर्जिकल यूनिट से, उसकी सर्जरी हुई है, इलियोस्टमी क्रिएट की गई है, तो कौन सा जो गोल है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, असिस्टिंग द क्लाइंट विद द सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, या फिर मिनिमाइजिंग ऑर्डर फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे क्या है, क्योंकि प्रायोरिटी इलॉस्टमी, देखो सबसे बड़ा बात तो क्लॉस्टमी, इलॉस्टमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। सो इसमें से आप मुझे बताओ, एक क्लाइंट आया अभी मेडिकल सर्जिकल यूनिट से वापस, तो उसकी अभी क्रिएट की गई है इलॉस्टमी, तो कौन सा नर्सिंग प्रायोरिटी वाला एक्शन इसमें हम करेंगे, गोल करेंगे। सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं ये, तो इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे और अपना डाउट बताओगे ना तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, जिसके मन में रह गया डाउट उसका रह गया। सो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत है ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ पाओ, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ऐसे ही क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हो ओनली इन 199 रुपीज़। पर अगर उनके साथ आप गोल्डन पॉइंट्स भी लेते हैं तो आपको 249 में वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, पेपर आ ही जाएगा अभी। और मैं एक और बता दूं, कल मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर एक्सपोज टू द ट्यूबरक्लोसिस हाई रिस्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज़ 46 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कम इम्यूनिटी देखी जाती है वो इन्फेंट में देखी जाती है और जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनमें। सो जिन्होंने ये आंसर टिक किया था दे आर राइट। सो कीप इट अप, डू MCQs मोर, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड मेरे से बाय करने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए या फिर मेरे पिंड टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके मेरे को मैसेज कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।